यानी खालिस्तान की बात की गई तो यहां पर क्या है, वो यूनिट अलग होने की बात कर रही है। वैसे ही मिजो में लाल डेंगा आंदोलन हुआ। ये जो मिजो में जो लाल डेंगा आंदोलन हो रहा है, पंजाब में जो खालिस्तान आंदोलन जो हो रहा है, ये क्या है? लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिससे कोई भी इकाई चाह कर भी अलग नहीं हो सकती है। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान में जो संविधान सभा के द्वारा जिस समय संविधान तैयार हो रहा था, उस समय केवल और केवल इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, भारत शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया। 18 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा भारत और इंडिया जैसे शब्द। भारत राज्य क्षेत्र में हम कहेंगे राज्य होंगे, हम कहेंगे यूटी यानी संघ शासित राज्य किसे कहेंगे? जिसका राज्य विधानमंडल होगा, जहां मुख्यमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगा, जहां पर हम लोग कहें राज्यपाल होगा, जहां पे राज्य सूची के विषय होंगे, वे राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे, वे राज्य कहलाएंगे। राज्य के लिए प्रदेश या प्रांत हम शब्द समझ सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं प्रदेश और प्रांत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में जो आर्टिकल 1 से 4 है, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 1 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में भारत के नामकरण के बारे में बताया गया है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी यूनियन इज स्टेट्स है। उसका जो उल्लेख मिलता है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 1 में मिलता है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी कि यूनियन इज स्टेट्स, यूनियन इज स्टेट्स। भारत के लिए शब्द यूज किया गया है यूनियन शब्द। यूनियन का अर्थ होता है संघ, और संघ के लिए 2 शब्द देखने को मिलते हैं। एक फेडरेशन शब्द देखने को मिलता है और एक यूनियन शब्द को देखने को मिलता है। यूनियन और फेडरेशन। यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है? यूनियन का मतलब यह हो गया कि कोई भी इकाई भारत क्या जो कोई भी इकाई जो एक संघ के रूप में सम्मिलित हुई है वो अलग नहीं हो सकती है। जबकि फेडरेशन की बात करें तो जो सम्मिलित हुई इकाई है वो इकाई अलग हो सकती है। तो यूनियन का अर्थ क्या होता है कि इससे कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती है, अलग नहीं हो सकती है। जबकि हम लोग बात करें फेडरेशन की तो इससे इकाई अलग हो सकती है, अलग हो सकती है। अब बड़े मजे की बात यहां पे देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे कितनी दूरदर्शिता थी इनकी। संविधान निर्माता जानते थे कि भारत में अनेकों जाति के, अनेकों धर्म के, अनेकों संप्रदाय के, अनेक जो परंपराएं हैं, यहाँ सांस्कृतिक जो कल्चर है, यहाँ का विविधता में अनेकता में एकता है, विविधता है, इतनी जो विविधताएं पाई गई हैं। तो भारत जब एक हो रहा है, यूनिट के रूप में आएगा, एक संघ के रूप में आएगा, एक यूनियन के रूप में आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद में वो अलग होना चाहे तो क्या वो अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है कि भारत जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत जो नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम देखें
तो जिससे पंजाब में जैसे खालिस्तान की मांग उठी, यानी खालिस्तान की बात की गई, तो यहां पर क्या है, वो यूनिट अलग होने की बात कर रही है। वैसे ही मिजो में लाल डेंगा आंदोलन हुआ। ये जो मिजो में जो लाल डेंगा आंदोलन हो रहा है, पंजाब में जो खालिस्तान आंदोलन जो हो रहा है, ये क्या है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिससे कोई भी इकाई चाह कर भी अलग नहीं हो सकती है। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहां पर फेडरेशन शब्द जो है, ये फेडरेशन शब्द अमेरिका के संविधान में बात करें तो फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। फेडरेशन का अर्थ क्या होता है? फेडरेशन का मतलब यह है कि कोई राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है। दूसरी बात करें, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत के लिए भारत और इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत और इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत और इंडिया जैसे शब्दों के अलावा हम लोग भारत को देखें तो भारत को हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, भारत को हम लोग आर्यव्रत के नाम से जानते हैं, भारत को हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंदू कुश जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान में जो संविधान सभा के द्वारा जिस समय संविधान तैयार हो रहा था, उस समय केवल और केवल इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था, भारत शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया था। 18 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा भारत और इंडिया जैसे शब्द। केवल पहले तो इंडिया शब्द ही था, भारत शब्द को कब स्वीकार किया गया? 18 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो हिंदुस्तान जैसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है भारत के लिए, जो भारतवर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो तो बहुत दूर की बात है। भारत शब्द ही जो स्वीकार किया जा रहा है, वो कब स्वीकार किया जा रहा है? 18 सितंबर 1949 की बात स्वीकार किया जा रहा है। हम लोग बात करें अनुच्छेद 1 में, जो संविधान सभा के बहुत ही जाने माने जो निर्माता, जो संविधान सभा के जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, विद्वान सदस्य केटी शाह कहते हैं कि अनुच्छेद 1 में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ दिया जाए। जो कि भारत में हम लोग बात करें कि भारत में जो पंथ निरपेक्ष की बात की जा रही है, भारत में जो समाजवाद की जो बात की जा रही है, उन शब्दों को जोड़ने की बात की जा रही है। भारत में जो यूनियन और फेडरेशन शब्द की बात करें तो संविधान सभा में एक सदस्य थे महमूद अली बेग ने कहा था कि भारत में यूनियन की जगह फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाए। तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि कौन संविधान सभा में जो बात कर रहा है, यूनियन शब्द की जो पैरवी कर रहा है या फिर फेडरेशन शब्द की पैरवी कर रहा है, कौन सा ऐसा सदस्य है जो भारत में कह रहा है कि अनुच्छेद 1 में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद जो शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना प्रियम्बल में जोड़े गए थे, उन शब्दों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 1 में बात कर रहे हैं। भारत में हम लोग देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, भारत में अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में एकात्मक, संघात्मक या अर्ध संघात्मक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो भारत के किसी भी अनुच्छेद में संघात्मक, एकात्मक या अर्ध संघात्मक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। और इस यूनियन शब्द से ही भारत जो है वो एक यूनियन, एक संघ के रूप में है, एक अविनाशी संघ के रूप में है। तो समझना है हमें कि अनुच्छेद 1 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 में किन किन चीजों का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 1 के 3 क्लोज देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 1 में क्लोज पहला जो कि कहता है कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऐसे ही अनुच्छेद 1 का जो दूसरा क्लोज है, दूसरा क्लोज क्या कहता है? दूसरा क्लोज कहता है कि जो जितने भी भारत राज्य क्षेत्र जो हैं, उनके जो नाम हैं, उन नामों का उल्लेख जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? तो अनुसूची 1 में मिलेगा। शेड्यूल है, भारतीय संविधान में जो शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूचियों में अनुसूची जो 1 है, जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, जितने भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उन सभी के नामों का उल्लेख जो मिलेगा वो अनुसूची 1 में मिलेगा। ये अनुच्छेद 1 जो है, उस अनुच्छेद 1 का जो क्लोज दूसरा कह रहा है। अनुच्छेद 1 का तीसरा क्लोज क्या कह रहा है कि जो भारत राज्य क्षेत्र में जो क्षेत्र होंगे वो कौन कौन से होंगे? भारत राज्य क्षेत्र में हम कहेंगे राज्य होंगे, हम कहेंगे यूटी यानी संघ शासित राज्य, किसे कहेंगे? जिसका राज्य विधानमंडल होगा।
जहां मुख्यमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगा, जहां पर हम लोग कहें राज्यपाल होगा, जहां पे राज्य सूची के विषय होंगे, वे राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे, वे राज्य कहलाएंगे। राज्य के लिए प्रदेश या प्रांत हम शब्द समझ सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं प्रदेश और प्रांत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। राज्य के अंतर्गत हम लोग कहें कि वे जो अनुच्छेद 12 में इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन यहां पर राज्य का अर्थ यह भी है कि जो प्रांत है, जो प्रदेश है, उनके लिए राज्य है। यूटी कहलाएंगे। यूटी कौन से क्षेत्र कहलाएंगे? यूटी वे कहलाएंगे जो वहां पे ना तो राज्य विधानमंडल मिलेगी, ना वहां मुख्यमंत्री मिलेगा, ना वहां मंत्री परिषद मिलेगी, ना वहां पे राज्य पाल मिलेगा, ना वहां राज्य सूची के विषय मिलेंगे। वहां पर जो संघ शासित यानी केंद्र के द्वारा जो है वो वहां पर शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी। वहां पर एक प्रशासक के रूप में काम करेंगे। वहां कोई राज्य विधानमंडल नहीं होगी, वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, वहां कोई मंत्री परिषद नहीं होगी। लेकिन अपवाद के रूप में हम बात करें कि दिल्ली और पौंडुचेरी क्या है सर, तो दिल्ली और पौंडुचेरी जो है वो अपवाद के रूप में, न तो वो राज्य है न ही वो संघ शासित प्रदेश है, वो दोनों के बीच की बात है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 1 है उसका तीसरा क्लोज कहता है कि राज्य क्षेत्र में जो आएंगे वो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो राज्य हो गया, राज्य के बाद में हम लोग बात करें संघ शासित प्रदेश हो गए। इसके अलावा तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा, तो जो तीसरा होगा वो होगा अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र 3 तरीके से अधिग्रहण किया जा सकता है। पहला, विजय के माध्यम से, जो ऑपरेशन विजय चलाया गया, ऑपरेशन विजय के माध्यम से हमने गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से हमने जो है वो विजय के माध्यम से हासिल किया। वैसे ही 1954 में चंद्रनगर, जिसको पौंडुचेरी कहा जाता है, वो संधि के माध्यम से, तो दूसरा अधिग्रहण किया जा सकता है वो संधि के माध्यम से किया जा सकता है। तो 1954 में हमने पुर्तगाली जो फ्रांसीसी थे उनसे चंद्रनगर यानी पौंडुचेरी को हमने क्या किया, अधिग्रहित किया। इसके अलावा जो अधिग्रहण किया जाएगा वो तीसरा जो है वो दावे के माध्यम से। दावा कैसे? लक्षद्वीप की बात करें, जब 1947 में हम जब आजाद हो रहे हैं, भारत के पार्टीशन हो रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, अब लक्षद्वीप जो एक जो द्वीप है जो, उस द्वीप पर अब अधिग्रहण किसका होगा, तो जो पहले गया उसका अधिग्रहण होगा। इधर से पाकिस्तान निकला, इधर से भारत निकला, पहुंचा कौन? पहले भारत पहुंचा। भारत ने दावा किया कि ये भारत ने पहले वहां अपना खूंटा गाड़ दिया, अपना झंडा गाड़ दिया, भारत ने दावा किया ये भारत में है। तो हम लोग बात करें तो अधिग्रहित क्षेत्र कोई भी क्षेत्र है जिसको अगर अधिग्रहण किया जाए तो वो अधिग्रहित क्षेत्र जो कहलाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के 3 क्लोज देखने को मिलते हैं। क्लोज नंबर पहला, जिसमें भारत राज्य क्षेत्र जो भारत राज्यों का संघ होगा, और भारत और इंडिया यानी भारत के नामकरण का उल्लेख मिलता है। भारत जो राज्यों का संघ होगा उसमें यूनियन शब्द देखने को मिलता है। यूनियन की जगह जो फेडरेशन शब्द का प्रयोग करने की जो बात कर रहे हैं संविधान सभा में महमूद अली बैग कर रहे हैं। भारत के लिए हिंदुस्तान, आर्यव्रत या भारतवर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि भारत शब्द का प्रयोग ही जो किया जा रहा है वो कब किया जा रहा है, तो 18 सितंबर 1949 को किया जा रहा है। हम लोग बात करें भाग 1 में अनुच्छेद 2 की बात करें। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि जो भारत राज्य क्षेत्र में कोई बाहरी क्षेत्र, उसको जो भारत राज्य क्षेत्र में मिलाना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कोई बाहरी क्षेत्र जो भारत राज्य क्षेत्र में मिलाना है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। जैसे हम लोग बात करें सिक्किम को जो भारत राज्य क्षेत्र में जो मिलाया गया 34वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में जो 34वां संविधान संशोधन जो हो रहा है उसके तहत उसको स्वराज्य बनाया गया और भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। लेकिन 35वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में उस 2A को निरस्त करके भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। ठीक वैसे ही हम लोग अनुच्छेद 3 की बात करें, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई आंतरिक परिवर्तन करना है। आंतरिक परिवर्तन में हम लोग बात करें जैसे नए राज्य का गठन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है,
ये जो आंतरिक परिवर्तन है, उस आंतरिक परिवर्तन जो किया जाएगा वो इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करेगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 3 में किया गया। हम बात करें हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में 2 यूटी बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य जो बनाया गया 2014 में, ये जो परिवर्तन किए गए, ये परिवर्तन कौन से अनुच्छेद के तहत किए गए? ये सारे परिवर्तन जो किए गए वो कौन से अनुच्छेद 3 के तहत किए गए। और 2 और 3 वाले जो परिवर्तन किए जाएंगे वो परिवर्तन संसद के द्वारा किए जाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा किए जाएंगे। ये संसद के द्वारा लोकसभा और विधानसभा कहीं पर भी इसको परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। बात करें कि यदि नए राज्य का गठन करना है तो नए राज्य के गठन के संदर्भ में जो विधेयक लाया जाएगा, उस विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की जो पूर्वानुमति होगी उसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, संबंधित राज्य, जो प्रभावित होने वाला जो राज्य है, उस राज्य विधानमंडल से क्या लेंगे, उससे सहमति लेंगे, वो उससे सलाह लेंगे वो। लेकिन ये नहीं है कि वो सलाह वो मानने के लिए बाध्य है, उनसे परामर्श लेंगे वो। जो यहां पर उनसे जो परामर्श लिया जाएगा, उनसे जो सहमति जो ली जाएगी, उस सहमति में वो अवधि निर्धारित करेंगे कि आप हमें इससे संबंधित जो सहमति से संबंधित जो इस अवधि में, आप 7 दिन में, आप 10 दिन में, आप 15 दिन में, आप 24 घंटे में, उस अवधि के दौरान वो राज्य विधानमंडल को सहमति देनी होगी। राज्य विधानमंडल भले ही ना कहे, राज्य का अगर पुनर्गठन करना है तो किया जा सकता है, नए राज्य का गठन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, किया जा सकता है। राष्ट्रपति उसकी जो है सहमति या उसका जो परामर्श है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 3 जो है उसमें नए राज्य के गठन के संबंधित जो प्रावधान किए जाने का उल्लेख किया गया है, और ये संसद संविधान संशोधन के माध्यम से करेगी। लेकिन भाग जो 1 है उसका अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के जो परिवर्तन किए जाएंगे वे सारे ही परिवर्तन, जो परिवर्तन होंगे वे परिवर्तन आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे। अब ये 368 क्या होता है? 368 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाएगा, उन संशोधन करने के तरीकों का उल्लेख 368 कहता है। उधर कहा जा रहा है कि भारत संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाएगा, इधर कहा जा रहा है कि 368 के तहत नहीं होगा, अर्थात 368 में जो तरीके बताए गए उसके तहत नहीं होगा। आर्टिकल 368 में विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के आधार पर संविधान संशोधन करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। जबकि हम लोग बात करें अनुच्छेद 2 और 3 में जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो सामान्य बहुमत से किया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में कितने तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। जबकि क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन के तरीके वो कितने हैं? तो 2 तरीके हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो आर्टिकल 4 जो ये कहता है, इसका अर्थ यही होता है कि 2 और 3 के जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से नहीं होंगे, वे सामान्य बहुमत से होंगे। तो ये है भाग 1। तो भाग 1 में जो प्रावधान किए गए उस संबंधित हम लोगों ने विस्तृत में चर्चा की। थैंक यू।